लेसन सेकंड का अपना न्यू टॉपिक है गॉस का नियम, गॉस लॉ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। वैसे तो आप हर टॉपिक ही ध्यान से समझ रहे हो, ठीक है, तो ये कोई कहने वाली चीज नहीं है। तो गॉस का नियम कब वैलिड होता है, क्या इसका फॉर्मूला है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस ये उसके लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो जो गॉस लॉ है वैलिड जब होता है जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया था कि यदि किसी चीज के अंदर, किसी थिंग के अंदर सतत आवेश वितरण वैलिड होगा तब भी अपन गॉस लॉ को एप्लीकेबल कर पाएंगे। अब गॉस लॉ क्या होता है? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका फॉर्मूला है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो इसका फॉर्मूला है वो होता है E डॉट डी एस। ये कहां से बना फॉर्मूला? ये जानते हो ना, डी फाई बराबर ई डी एस। तो जब डिफरेंशिएशन का साइन हटाना होता है तो हमें इंटीग्रेशन का निशान लगाना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन का निशान इस टाइप से लगाओगे, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, क्या बचेगा? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो फॉर्मूला आएगा ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है पूरा गॉस लॉ। ठीक है, तो पहली वैलिडिटी मैंने इसको बताई थी आपको, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड होता है। दूसरी इसकी वैलिडिटी है कि ये सिर्फ क्लोज्ड लूप पे वर्क करता है, बंद पृष्ठ। कब वैलिड होता है? ये बंद पृष्ठ पर वैलिड होता है केवल ये। ठीक है, तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये है इसका फॉर्मूला। गॉस लॉ के थ्रू आप 5 एप्लीकेशंस करोगे, पांचों में यही फॉर्मूला वैलिड आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपको करना है। और जो इसकी थ्योरी है वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, तो जब नोट्स प्रोवाइड होंगे तो आप एक एक लाइन को पढ़ते जाना, आपको नोट समझने में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको आप बता रही। अब यदि मैं बात करूं इसके अनुप्रयोग की, एप्लीकेशन, तो आपने एप्लीकेशंस के लिए पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। कितने थे? 3 थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम अच्छे से आता है। अब लीनियर के ऊपर एक एप्लीकेशन है, सरफेस के ऊपर 2 एप्लीकेशन है, और वॉल्यूम के ऊपर भी 2 एप्लीकेशन है। इस टाइप से टोटल 5 एप्लीकेशन है। ठीक है, तो लीनियर के लिए क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो लीनियर के लिए क्या आएगा पूरा एप्लीकेशन, कि किसी रॉड के थ्रू इनफाइनाइट चार्ज रॉड। ठीक है, तो यहां लिखोगे अनंत आवेशित तार, पहला डेरिवेशन। नाम बता रहे हैं अभी आपको। दूसरा आएगा सरफेस के लिए, तो ये आएगा इंसुलेटेड सरफेस या आइसोलेटेड सरफेस, या असममित, या असममित तो नहीं लिख सकते, इंसुलेटेड लिख सकते हो, आइसोलेटेड लिख सकते हो। असममित वर्ड सही नहीं रहेगा हिंदी में, मैं इसको अभी आपको बता रही हूँ कि हिंदी में आप क्या करोगे, इसको एक समान नहीं होती है ये आवेश वितरण, या फिर हम कहीं खोखली बोल सकते हैं, या पूर्ण रूप से भरी हुई बोल सकते हैं इसको, मतलब कि इसके सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर अंदर चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो अनावेशित।
अनावेशित सतह। ठीक है, और इसके जो और नाम होंगे वो जब मैं डेरिवेशन कराऊंगी तो आपको समझा दूंगी। ठीक है, ये क्या होगी, चार्ज सरफेस, दूसरा डेरिवेशन। इसको क्या लिख सकते हैं, आवेशित सतह। एक समान, यूनिफॉर्म। ठीक है, इसके दो डेरिवेशन है सेम, क्या हो जाएगा, नॉन चार्ज स्फीयर, मतलब अनावेशित गोला। चार्ज स्फीयर, आवेशित गोला। पहले आप इसको उतारो, फिर समझाती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो इनफाइनाइट चार्ज रॉड का एक डेरिवेशन है। रॉड बोल रहा है, जब रॉड आएगा तो हमें इसका एप्लीकेशन लीनियर वाला यूज में लेना है, लैम्बडा। ध्यान रहे, जब सरफेस बोली जाएगी तो चार्ज नॉन चार्ज पता चल जाएगा आपको, कैसे भी होगा। तो इन दोनों में सिग्मा यूज में लिया जाएगा, एरिया यूज में लिया जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के लिए आ जाएगा स्फीयर। इस स्फीयर वर्ड से पता करोगे कि वॉल्यूम के लिए आ रहा है, तो यहां आप रो यूज में लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इसके पहले एप्लीकेशन की। पहला एप्लीकेशन क्या है, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इनफाइनाइट चार्ज रॉड। अब हमें इसको दो तरीके से डेरिवेशन को करना है, दो तरीके से नहीं बोल सकते लेकिन दो पार्ट में करना है। सबसे पहले आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, देन उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। तीन पार्ट बनाओगे आप इसके। पहला क्या, डायरेक्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ। मैंने कई जगह देखा है कि ये जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लोग बताते नहीं है, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा दिया जाता है, जो कि गलत प्रोसेस है। सबसे पहले आपको, चाहे वो क्वेश्चन में पूछे चाहे नहीं पूछे, हमें डायरेक्शन निकालनी ही निकालनी है। ठीक है, वो डायरेक्शन कैसे निकालनी है इसको आप समझोगे आगे वाली वीडियोस में, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है डायग्राम निकालने का। तो मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा अलग है, डायरेक्शन का सेम है। तो ये देखिए, ये रॉड है प्लस चार्ज, इसको A2 मान लो, इसको A1 मान लो, यहाँ पे प्लस चार्ज, यूनिफॉर्म है, एक जैसा चार्ज है। ये कोई मिड पॉइंट है O, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है। R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां से फोर्स, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई DE। 1 2 कुछ नहीं करना है क्योंकि यूनिफॉर्म है ये। ठीक है, ये गई, तब इसके दो पार्ट हो गए, एक तो ये इधर और एक इधर, प्लस है ना, तो इस वजह से ये यहां से बनाया इसने एंगल। ये एंगल कहीं से बनवा सकते हो आप, जरूरी नहीं है यहां से बना रहे हो। एंगल कहां से बनाओगे, यहां से बनाओगे, यहां से बनाओगे। देखो, जो इसका साइन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो क्रॉस होगा, तो हमें कॉस में करना है ये काम, तो एंगल तो यहीं से बनने वाला है। क्योंकि देखो, ये मिड लाइन है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो सिर्फ यही वाला वर्क हो रहा है। तो ये तो हो गया DE कॉस एल्फा या कॉस थीटा। ये क्या हो गया, DE साइन थीटा। मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि यदि आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करने नहीं आते तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके अलग से वीडियो बना दूंगी। बट ये 12th के टॉपिक में मिड में मैं इसको कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके अलग से वीडियो आ जाएगी इसके लिए। यहां से जब ये गया तो भी DE, और ये यहां से भी सेम एंगल बनाया, तो ये फिर से हो गया DE कॉस थीटा, ये हो गया DE साइन थीटा। इतना तो मैंने बताया हुआ है कि जब थीटा की टच में कोई लाइन होती है तो वो कॉस होती है, और जो थीटा के परपेंडिकुलर होती है वो क्या होती है, साइन होती है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, लिख सकते हो आप
कि चित्र से हमें क्या पता चल रहा है, जब विद्युत क्षेत्र के दो घटक हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए, इसमें से साइन कंपोनेंट या परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में कैसा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, दिशा कैसी है, विपरीत है, इसकी वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जो इसका सॉरी ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो लेकिन जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैसा है, डायरेक्शन में भी सेम है, मैग्नीट्यूड में भी सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो ये डीई साइन थीटा इज इक्वल टू डीई साइन थीटा, ये तो हो गया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो होगा नहीं, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, बीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा। ये तो क्या पता चला कि ये तो कैंसिल हो गए, ये बचे हुए हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी कि जो रॉड आपको दे रखी है उसके परपेंडिकुलर, देखो डायरेक्शन ऐसे, रॉड ऐसे, इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। तो जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रॉड के कैसी होगी, परपेंडिकुलर, किसी भी चीज के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। आया समझ में कि जो गॉस के नियम से आप अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो डेरिवेशन कर रहे हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो डेरिवेशन आप कर रहे हो उसके अंदर जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, परपेंडिकुलर होगी रॉड के, ठीक है। तो डायरेक्शन आ गई आपको। अब मैं बात करती हूँ मैग्नीट्यूड की, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये अच्छे से आ गया समझ में, इसको ऐसे कैसे उतार लेना, नीचे एक लाइन लिख दोगे कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो डायरेक्शन होती है वो रॉड के लंबवत होती है, डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कैसे निकालेंगे, तो ये रॉड थी, ये रॉड थी, ये मान लेंगे अपन A1 और ये मान लेंगे अपन A2। अब हम गाउसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो गाउसियन सरफेस तो हमने बनाई नहीं ना, किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग हमें गाउसियन सरफेस बनानी होती है। गाउसियन सरफेस क्या होती है, जिसमें उसकी जो फील्ड लाइन से कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकती है, तो जो एक रॉड होती है उसकी गाउसियन सरफेस स्फेरिकल होती है, बेलनाकार। कोई बात नहीं, ठीक है, कि जो रॉड होती है उसकी गाउसियन सरफेस कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, बेलनाकार, ठीक है। अब इस डेरिवेशन को कैसे करोगे, इसको 3 पार्ट में तोड़ो। पहला ये S1, दूसरा ये S2, तीसरा ये इधर S3। अब अपन पहले पॉइंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर होगा, परपेंडिकुलर, तो ये रहा E, इसके लिए भी E इधर और इसके लिए भी E इधर, क्योंकि रॉड के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया की डायरेक्शन ऊपर वाले पृष्ठ के लिए ऊपर कितने का एंगल बन रहा है, 90। ऊपर वाले पृष्ठ के लिए एरिया ऊपर, पानी की पॉलिथीन है उसका बहुत टाइटली पकड़ रहे हो, होल्ड कर रहे हो, उसके अंदर पिन कर रहे हो, पानी किधर जाएगा, ऊपर। अगर इधर आप इसको होल्ड करोगे तो पानी किधर जाएगा, इधर। नीचे होल्ड करोगे तो पानी किधर जाएगा, नीचे। इस तरीके से आप करो। इसके लिए जो एरिया होगा इस डायरेक्शन में, थीटा कितना हुआ, 0। नीचे वाली सरफेस के लिए थीटा कितना हुआ, 0, क्योंकि सॉरी 90 हुआ, किधर जा रही है, नीचे जा रही है। हो गए तीनों, तो हम लिखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, फ्रॉम गाउस लॉ, फ्रॉम गाउस लॉ। देखिए तीनों सरफेस के लिए बात करते हैं। सबसे पहले S1, E डॉट ds
प्लस S2 E डॉट डी एस प्लस S3 E डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इतना सा मैंने एक पृष्ठ के लिए तो आपको बता दिया था। फाई EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपन करते हैं, गॉस का नियम है, गॉस लॉ की पहली फॉर्म है। लेकिन यदि 3 पार्ट में आप किसी चीज को तोड़ रहे हो तो उधर 3 पार्ट कर दोगे। सरफेस के 3 पार्ट करे ना, तो हमने 3 पार्ट कर दिए इधर। कोई इशू नहीं। अब हम जानते हैं चूंकि इसके लिए जो होगा, ये होल का मतलब है होल सरफेस है, ये जो बना हुआ है राउंड, इसका मतलब है होल सरफेस। S1 EDS cos 90 पहले वाले के लिए। ओके, फिर हम सेकंड की बात करें, EDS cos 0। थर्ड की यदि मैं बात करूं तो EDS cos 90। Q को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे हैं लैम्डा कहां से आया? अरे भाई, मैंने आपको बताया है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है ये वाला डेरिवेशन। समझाया था ना स्क्रिप्ट में कि ये डेरिवेशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। लीनियर के अंदर क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन एल। तो Q इज इक्वल टू लैम्डा एल लिख के हमने कोई गलती करी नहीं ना? तो बस इस टाइप से हमने कर दिया। एक बार इसको उतार लो 2 मिनट, फिर मैं इसको इरेज करूंगी इस डायग्राम को, क्योंकि इस डायग्राम का काम हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, ये तो अपने सेंस लगा के लिख दिया। cos 90 क्या होता है, 0। cos 0 क्या होता है, 1। तो देखो इस इक्वेशन से, ये 0, ये 1, ये 0, क्या बचा अपने पास, EDS इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो ठीक है। किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर होता है कोई, स्फेरिकल एरिया क्या होता है बताइए, सॉरी सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर बना था ना रॉड के लिए, 2πr_l, यही होता है एरिया 2πr_l इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, ई इज इक्वल टू क्या हुआ, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। वैसे तो डायग्राम और ये डेरिवेशन सब यही खत्म हो चुका है, लेकिन आप देखिए इसको और दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हुआ 2 लैम्डा 4π एप्सिलॉन नॉट आर 2k लैम्डा अपॉन आर। वाई के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। और यदि वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश राशि, जो भी सदिश इसका रूप है उसके लिए अगर बात की जाए तो ई वेक्टर इज इक्वल टू होगा 2k लैम्डा अपॉन आर कैप। ग्राफ की बात की जाए 1/r में बनेगा, तो ग्राफ बनेगा इस टाइप से। ठीक है, दूसरा ग्राफ यदि हम बात की जाए तो 1/r और ई में वो बनेगा इस टाइप से। देख लो, ये पूरा डेरिवेशन है, एज इट इज आपको करके आना है एग्जाम में। थोड़ी बहुत थ्योरी बीच में लिखनी होगी, उसके लिए आपको नोट्स साइड पे मिलेंगे। तो मैं साइड आपको अभी नहीं बताऊंगी, अभी थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको साइड। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी, अभी सिर्फ आप समझो, अभी तो 1 साल बाद है एग्जाम। ठीक है।